डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हमारा सेक्शन सी देख रहे हैं। सेक्शन सी में हमने कल हमारे 5 क्वेश्चन देखे थे। आज हम हमारा छठा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल है, टेलर ने भिन्न वेतन दरनी पद्धति समझाओ। बराबर। तो पहले हम इसका जवाब गुजराती में देखेंगे, फिर इंशाल्लाह उसको उर्दू में समझेंगे कि भिन्न वेतन दरनी पद्धति એટલે કામદારોને તેમના કામના સમયને આધારે વેતન સંબંધી ઉત્તેજન આપવાની પદ્ધતિ। उसके आगे क्या कह रहे हैं फ्रेडरिक टेलर કે કામદારોને ઉત્પાદન વૃદ્ધિ માટે ઉત્તેજન આપવા માટે ટેલરે ઉત્તેજક વેતન પ્રથાની હિમાયત કરી હતી। કારખાનામાં કાર્ય કરતા દરેક કામદારની કાર્ય કરવાની ક્ષમતા અલગ અલગ હોય છે। આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈને કાર્યક્ષમ કામદારોને વધુ ઉત્પાદન બદલ વધુ વેતન મળવું જોઈએ અને ઓછા ઉત્પાદન એટલે કે ઓછી કાર્યક્ષમતા ધરાવતા કામદારોને ઓછું વેતન મળવું જોઈએ। આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈને ટેલરે ભિન્ન વેતન દરની પદ્ધતિની રજૂઆત કરી છે। अब हम इस जवाब को उर्दू में समझेंगे कि भिन्न वेतन दर यानी सबकी जो सैलरी है, जो पगार है, वो अलग अलग होनी चाहिए। उसकी जो शरह है वो अलग अलग होनी चाहिए। क्यों अलग अलग होनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम कैसे हैं, अलग अलग हैं। फ्रेडरिक टेलर क्या कहते हैं? फ्रेडरिक टेलर कहते हैं कि भाई हमारे जिस कामदार ने, हमारे जिस मुलाजिम ने ज़्यादा उत्पादन यानी कि ज़्यादा पैदावार की है उसको ज़्यादा सैलरी दो, और जिसने कम पैदावार की है उसको कम सैलरी दो। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ज़्यादा पैदावार हो रही है यानी हमारी ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है यानी हम ज़्यादा नफ़ा कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसके ज़रिए हम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ज़्यादा नफ़ा कमा रहे हैं, हमको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फेयोले औद्योगिक साहसनी प्रवृत्तिओने कया 6 भागमां वहेंची छे? तो इसका जवाब आएगा, सबसे पहला आएगा इसमें 6 हिस्से देखने हैं हमको। जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उसको हेनरी फेयोले ने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। अब वो 6 हिस्से या वो 6 सरगर्मियां कौन कौन सी है, नंबर वाइज देखेंगे। पहला है टेक्निकल प्रवृत्तियों यानी तकनीकी सरगर्मी। दूसरा है वाणिज्य प्रवृत्तियों। तीसरा है नाણાકીય प्रवृत्तियों यानी इक्तिसादी सरगर्मी। संरक्षण प्रवृत्तियों, हिफाजती सरगर्मी। हिसाबी प्रवृत्तियों, हिसाब की सरगर्मी। और संचालकीय प्रवृत्तियों यानी मुलाजिमत की सरगर्मी। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, हेतु निर्धारण एटले शू? अब हमारा ये जो जवाब है ये हमारे तीसरे चैप्टर में है, आयोजन, प्लानिंग। तीसरे चैप्टर में हमारा ये जवाब हम देखेंगे कि हेतु निर्धारण एटले शू यानी मकसद को मुकर्रर करना यानी क्या कि दरेक धंधाकीय एकमनी स्थापना શું સિદ્ધ કરવા માટે થઈ છે તેને હેતુ નિર્ધારણ કે ધ્યેય નિર્ધારણ કહે છે। આયોજન પ્રક્રિયાનો પ્રથમ તબક્કો હેતુ નિર્ધારણનો છે। यानी हरेक कारोबारी इकाई का क़याम, उसकी तश्कील क्या हासिल करने के लिए की गई है, इसको हम कहेंगे हेतु निर्धारण या मकसद को मुकर्रर करना, तय करना। आयोजन प्रक्रिया यानी प्लानिंग की जो सरगर्मी हम करते हैं उसमें हमारा पहला काम होता है हेतु निर्धारण यानी कि मकसद को मुकर्रर करने की। हेतुओं की पसंदगी योग्य रीते थई होय तो ज आयोजन संचालकों ने उपयोगी निवड़ी सके। अगर हमने हमारे मकसद को मुनासिब तौर पर पसंद किया होगा तो ही हमारा जो प्लान है वो मुलाजिमों को मददगार साबित हो सकता है, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। हेतुओं व्यवहारिक होवा જોઈએ એટલે કે તે वास्तविक અને बुद्धिगम्य होवा જોઈએ। अब मकसद भी कैसे होने चाहिए, वास्तविक यानी जो सच्चाई पर टिके हुए हो। ऐसा नहीं है कि मैं चलो ताजमहल बना लूँगा, हो इम्पॉसिबल चीज़ है ना, अभी हम नहीं बना सकते उसको। तो ऐसा कि हम जो मकसद तय कर रहे हैं वो एकदम व्यवहारिक होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए, यानी उनका असल में कोई वजूद होना चाहिए। वो सिर्फ हवाई किले बांधना जिसको हम कहते हैं, तो सिर्फ हवाई किले बांधना नहीं होना चाहिए कि जिसका सच में कोई मतलब हो। वैसे ही हेतु, वैसे ही मकसद हमको मुकर्रर करने हैं। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है, आयोजन शा माटे खर्चाळ छे? या तो फिर हमारा ये सवाल आएगा कि आयोजन खर्चाळ छे शा माटे, आ विधान समझाओ। तो ये भी हमारे तीसरे चैप्टर में ही है हमारा इसका जवाब कि आयोजन माटे माहिती एकठी करवी, तेनु विश्लेषण करी अर्थघटन करवू वगैरह माटे निष्णांतो, कर्मचारीओ अने साधनों रोकवा पड़े छे। यानी हमको अगर प्लानिंग करना है, मनसूबाबंदी करनी है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सारी मालूमात को जमा करना पड़ता है, उसकी जांच करना पड़ती है, उसका मतलब निकालना पड़ता है। और इन सब कामों के लिए हमको एक्सपर्ट्स की, मुलाजिमों की ज़रूरत पड़ती है।
और सामानों की भी ज़रूरत पड़ती है। निष्णांतों कर्मचारियों वगैरह ने ऊंची फ़ी चुकववी पड़े छे, जिसकी वजह से हमें जो एक्सपर्ट्स है और जो हमारे मुलाजिम है उनको ऊंची फ़ी देनी पड़ती है। ये जाहिर है हमारी कारोबारी इकाई में अगर कोई आकर हमारी हेल्प कर रहा है, हमें सलाह दे रहा है, हमारा काम कर रहा है, तो वो फ्री में नहीं करेगा ना, वो तो उसकी जो फ़ी होती है वो लेगा ही। ते तैयार કરવામાં समय शक्ति અને નાણાંનો વ્યય થાય છે। अब ये प्लान तैयार करने में हमारा वक्त भी ज़ाया होता है, शक्ति यानी हमारी कुव्वत भी ज़ाया होती है, और नाણાં यानी हमारे पैसे भी एक तरीके से हम कहेंगे कि ज़ाया होते हैं। आम आयोजन एक खर्चाળ प्रक्रिया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है, जो आयोजन है, जो मनसूबाबंदी है, वो कैसी प्रोसेस है, वो एक खर्चाळ यानी कि खर्च करने वाली प्रोसेस है। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, गौण योजना कोने कहवाय, या तो फिर गौण योजना એટલે શું। ये हमारे तीसरे ही चैप्टर में आ गया है हमारा ये जवाब, और मैंने आप लोगों को समझाया भी था, अभी हम रिवीजन कर रहे थे तब, કે મૂળ યોજનાને અનુરૂપ અથવા મૂળ યોજનાને મદદરૂપ થાય તે અંગેના વિકલ્પો કે પ્રકલ્પો વિચારવામાં આવે છે તેને ગૌણ યોજના કહેવામાં આવે છે। कि भाई हमारा जो अहम प्लान है उसको पूरा करने के लिए हम छोटे छोटे दूसरे प्लान भी बनाते हैं, इसको हम कहेंगे गौण योजना, सेकेंडरी प्लानिंग या फिर दूसरा मनसूबा। दाखला तरीके मिसाल के तौर पे कार बनावती कंपनी टायर बनाववा के बहारथी खरीदवा ते अंगेनो जो निर्णय करे तेने गौण योजना कही शकाय। अब जैसे कोई कंपनी है जो कार बनाती है, अब कार में टायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब ये कंपनी टायर खुद बनाएगी या किसी कंपनी से तैयार लेगी, ये उसका मंसूबा है, ये उसको तय करना है कि भाई मैं टायर खुद बनाऊंगी या मैं किसी दूसरी कंपनी से टायर तैयार लूँगी। ये उसके जो मुलाजिम है, ये जो उसके मैनेजर है, वो लोग तय करेंगे। अब इसी तरह स्कूटर बनावती कंपनी स्कूटर में टायर ट्यूब के सीटों जाते उत्पादन करવું કે બહારથી ખરીદવું તે અંગેના निर्णयों करे તેને गौण योजना कहेवाय। इस तरह जो स्कूटर बनाने वाली कंपनियां हैं, ये स्कूटर बनाने के लिए जो टायर ट्यूब और सीट्स की ज़रूरत होती है वो ये खुद बनाएंगे या किसी दूसरी कंपनी से खरीदेंगे, फ़रोख्त करेंगे, ये अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदाजपत्रना प्रकारों जणावो। ये हमारा 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, और आपको याद होगा अभी जब मैंने आपका रिवीजन किया था तब मैंने आपको समझाया था कि ये बजटिंग अंदाजपत्र ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है हमारी बुक में, लेकिन ये हमारे तीसरे ही चैप्टर में इस चीज़ को उन लोगों ने ले लिया है, और हमको हमारे टॉपिक को इसी चैप्टर के अंदर पढ़ लेना है कि अंदाजपत्रना प्रकारों यानी बजटिंग की किस्में। अब अंदाजपत्र की कितनी किस्में हैं, नंबर वाइज देखा जाए तो 5 किस्में हैं, बराबर। कौन कौन सी? सबसे पहला मूड़ी खर्च अंदाजपत्र, दूसरा उत्पादन अंदाजपत्र, तीसरा उत्पादन खर्चનું अंदाजपत्र, चौथा वेचाण अंदाजपत्र અને પાંચમા રોકાણ अंदाजपत्र। अब हम इन सबका उर्दू देखेंगे। मूड़ी खर्च अंदाजपत्र यानी जो हमारी पूंजी के खर्चे का अंदाज़ा दे ऐसा बजट। उत्पादन अंदाजपत्र पैदावार का बजट। उत्पादन खर्चનું अंदाजपत्र पैदावारी खर्च का बजट। वेचाण अंदाजपत्र फरोख्त का बजट અને रोकड़ अंदाजपत्र यानी हमारे पास कैश कितना है, रोकड़ कितना है, उसकी बजटिंग। तो आज हमने हमारे सेक्शन सी के 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में हमारे 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को सिर्फ ये वीडियो देखनी नहीं है, इसको समझना है, क्योंकि ये हमारे 2-2 मार्क्स के IMP क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको समझिए, और कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे तुरंत पूछ लीजिए। वैसे कन्फ्यूज़न होगा नहीं आपको, क्योंकि हमने जब आप स्कूल आ रहे थे तो सबका रिवीजन देख लिया था, और इन सारे क्वेश्चंस की तो मैं आपके टेस्ट भी ले चुकी हूँ। बट फिर भी कि हो सकता है जिस दिन मैंने समझाया और आप में से कुछ बच्चे ना आए हों और उनको कोई कन्फ्यूज़न हो, तो भी आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।